This show is brought to you by National Center for Promotion of Employment for Disabled People. नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सार्थक सभी दिव्यांग जनों के लिए लेकर आए हैं ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशन्स। ओलंपिक्स दिव्यांग जनों के लिए अपना हुनर दिखाने की कौशल प्रतियोगिताएं हैं जो हर 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है, जिसके बाद विजेता कर सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व। पहले राउंड में फोटोग्राफी, आईसीटी और बेकरी जैसी कुल 42 कौशल श्रेणियों का चयन किया गया है। तो अगर आपके अंदर है हुनर तो आज ही कीजिए रजिस्टर www.abylimpicsindia.org पर। याद रहे www.abylimpicsindia.org या फिर आप संपर्क कर सकते हैं रजत मोहन जी से 9899502660 पर। तो आज ही पंजीकरण करें NAAI ओलंपिक स्किल कॉम्पिटिशन्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है जिसमें हम आपको जावेद अबीदी फेलो से मिलवा रहे हैं, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम उन लोगों से आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च की है और ये बहुत कम होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबको इन तमाम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। ये फेलोशिप NCP EDP द्वारा करवाई जा रही है, यानी नेशनल सेंटर फॉर द प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिसेबल्ड पीपल। आज हमारे साथ चैतन्य मुकुंद है, जिनसे पहले भी हम आपको रूबरू करवा चुके हैं। इन्हें सेरेब्रल पॉलिसी है, ये डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, मॉडल हैं, ऑथर हैं और जावेद अबीदी फेलो है। इनकी जो रिसर्च का मौजू है वो है डिसेबिलिटी अब्यूज इन इंडिया। तो ये एक बहुत ही संजीदा टॉपिक है, इस पर डिटेल्ड बात करेंगे हम चैतन्य से। चैतन्य, बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। थैंक यू सो मच। मतलब ये रेडियो उड़ान पे आना इज लाइक होम कमिंग। ये मेरा तीसरी बार है जो मैं रेडियो उड़ान पे आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। पिछली बार जब मैं आया था तो अपने फाइंडिंग्स के बारे में, अपनी रिसर्च के बारे में खुल के बात नहीं कर पाया था, बट इस बार कोशिश करेंगे कि पूरे विस्तार में बात की जाए। बिल्कुल। चैतन्य, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आइडिया क्या था जावेद अबीदी फेलोशिप को ऑप्ट करने का? हु इंस्पायर्ड यू? तो जैसे कि मैंने अपने शायद पिछले इंटरव्यू में भी बताया होगा, पिछले हमारी जो इंटरेक्शन हुई थी, कि मुझे बचपन से ही अपनी जो कम्युनिटी, हमारी जो PWD कम्युनिटी है, उसके लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रहा है हमेशा से, बचपन से ही। तो जब मैंने इस फेलोशिप के बारे में सुना, इस फेलोशिप के बारे में जाना, तो मुझे ये फीलिंग आई, अंदर से फीलिंग आई कि यही वो चीज है जो मैं करना चाहता। तो इसीलिए मैं इंस्पायर हुआ और इसीलिए मैंने इस फेलोशिप के लिए अप्लाई किया। ये पता कैसे चला आपको इस फेलोशिप के बारे में? थ्रू सोशल मीडिया। थ्रू सोशल मीडिया। ग्रेट। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? बहुत अच्छा है। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि इट्स वेरी रिवॉर्डिंग येट चैलेंजिंग, क्योंकि जब मैं पहले भी डिसेबिलिटी सेक्टर में एक्टिव था काफी, बट पहले और अब में ये अंतर है कि पहले मैं एज अ ऑडियंस देखता था कि ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए जाते हैं और हमें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जागरूक होना चाहिए। एज अ ऑडियंस, एज अ थर्ड पर्सन में देखता था। लेकिन इस फेलोशिप में आने के बाद मुझे मतलब इन हैंड एक्सपीरियंस हो रहा है। मुझे पता लग रहा है कि वो सेंसिटाइजेशन सेशंस करवाने में कितने चैलेंजेस आते हैं और कितना कुछ करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ सेंसिटाइजेशन कर दिया, और भी बहुत कुछ होता है। जैसे एडवोकेसी करनी पड़ती है, आपको जा जाके ऑफिशियल से मिलना पड़ता है, आपको रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है, तो बहुत कुछ है। और यही जो बहुत कुछ है मैंने इस फेलोशिप में आके सीखा है। राइट। अब हमें ये बताएं कि आपने डिसेबिलिटी अब्यूज ही क्यों पिक किया? जी, तो जैसे कि मेरा ये मानना है कि डिसेबिलिटी अब्यूज, पहले तो हम इस शब्द के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि डिसेबिलिटी अब्यूज यानी अब्यूज जो कहते हैं, तो अब्यूज का मतलब होता है कि जब भी हमारे साथ
एक्सप्लॉयटेशन होती है, किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है, हमारी ह्यूमिलिएशन होती है, तो उसको हम अब्यूज का टर्म देते हैं कि हमारे साथ अब्यूज हुआ है। तो जो डिसेबल्ड लोगों के साथ अब्यूज होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अब्यूज हो, उसको डिसेबिलिटी अब्यूज कहते हैं। अब ये जो टर्म है, ये इंडिया में इतना यूज नहीं किया जाता, और मुझे बहुत हैरानी हो रही थी जब मैं जब अपनी रिसर्च के लिए बाहर जाता था, लोगों से इंटरेक्ट करता था, तो लोगों का ये यही मतलब कहना था कि यार अब्यूज या डिसेबिलिटी अब्यूज मतलब गाली। मैं कहता था चलो अगर आप मानते हो कि ये गाली है तो एक गाली ही सही, क्योंकि जब जब एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की आत्मसम्मान पर गाली पड़ती है, जब उनके अधिकारों का हनन होता है, उसको हम अब्यूज कहते हैं। और ये जो अब्यूज होता है, ये हम रोजमर्रा की जिंदगी में झेलते रहते हैं आए दिन, कभी एक्सेसिबिलिटी को लेके, कभी एजुकेशन में, कभी एम्प्लॉयमेंट में, कभी हेल्थ केयर में। तो ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हमें अब्यूज झेलना पड़ता है। बट हम एज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मैंने ये बहुत लोगों को देखा है कि इन्होंने मतलब अब्यूज को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है कि अगर आपके साथ कोई शोषण होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो हम ये कहते हैं कि यार हो गया तो हो गया, जाने दो ना। अब कौन इन बचड़ों में पड़े कि हाँ हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। कौन इन सब चीजों में लोग नहीं पढ़ना चाहते, अपने ही अधिकारों के लिए वोकल नहीं होना चाहते। तो मैंने कहा अगर कोई वोकल नहीं हो रहा है तो कम से कम मैं ही इस चीज की शुरुआत कर देता हूँ। तो अगर मैं ये भी कहूँ कि डिसेबिलिटी अब्यूज जो शब्द है, उसको अगर इंडिया में मेन स्ट्रीम में कोई ला रहा है, तो वो मैं ही अपनी फेलोशिप के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मेन स्ट्रीम में आए और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा अर्थ समझे और इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, इसके बारे में जाने। राइट। तो जब आपने इस टॉपिक के बारे में सोचा और फाइनली आपका ये टॉपिक अप्रूव हुआ, जी, जब आपने रिसर्च करनी शुरू की इस टॉपिक के ऊपर, क्या फाइंडिंग्स रही और क्या वो चीजें थी जो आपने कभी भी नहीं सोचा था और आपको रिसर्च के बाद पता चली? जी। तो अगर मैं डिसेबिलिटी अब्यूज की हम दोबारा बात करते हैं, तो डिसेबिलिटी अब्यूज मेरा ये मानना है कि छोटा से छोटा डिस्क्रिमिनेशन और बड़े से बड़ा अपराध जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ होता है, उसको हम डिसेबिलिटी अब्यूज कहते हैं। और मतलब डिसेबिलिटी अब्यूज का दायरा बहुत बड़ा है। तो जब जब हम अपराध की बात करते हैं, और मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था कि यू नो इस इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक की फिजिबिलिटी कितनी है, क्या ये आगे परस्यू करने लायक है भी कि नहीं, इस पे कितना रिसर्च हो सकता है। तो मुझे पता लगा कि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसके पास डिसेबिलिटी से रिलेटेड यानी जो क्राइम्स होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ, उसका कोई डेटा नहीं है, उसके कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी खबरें आई थी कि लगभग 90 के करीब जो एक्टिविस्ट हैं, डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, उन्होंने होम मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिख के कहा है कि एनसीआरबी को ये इंस्ट्रक्शन दी जाए कि वो ये डाटा मेंटेन करे। तो जब मुझे ये पता लगा तो मुझे ये काफी लगा कि हाँ इस पे रिसर्च हो सकती है। और जब मैंने इसको आगे फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्यों डाटा नहीं है डिसेबिलिटी क्राइम्स अगेंस्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी पर एनसीआरबी के पास, तो मुझे ये शॉकिंग फाइंडिंग्स पता लगी कि एक तो पहली फाइंडिंग ये थी कि जो आईपीसी है उसमें कोई सेपरेट कॉलम ही नहीं है जिसके अंडर डिसेबिलिटी के केसेस रिपोर्ट किए जा सके। कोई भी ऐसा अलग से कॉलम नहीं है जो कि मुझे सॉरी कॉलम नहीं, सेपरेट सेक्शन नहीं है आईपीसी में, सेपरेट सेक्शन नहीं है जिसके अंडर डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई केसेस, जैसे क्राइम्स अगर डिसेबिलिटी के साथ होते, डिसेबल्ड लोगों के साथ होते हैं, तो उनको जर्नल जो आईपीसी के बाकी सेक्शंस है उनकी धाराएं लगा दी जाती है, बट अलग से कोई डिसेबिलिटी को लेकर कोई अलग से सेक्शन नहीं है। और दूसरी बहुत बड़ी फाइंडिंग जो मुझे पता लगी
कि मुझे जैसे हमें हमें ये तो पता है कि लैक ऑफ रिपोर्टिंग होती है, ऐसे जो केसेस होते हैं, जो क्राइम्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो है, जो विक्टिम होते हैं, विक्टिम विद डिसेबिलिटी, वो उतना ज्यादा ओपन नहीं होते, उतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं करना चाहते इन चीजों को, क्योंकि स्टिग्मेटाइजेशन बहुत है डिसेबिलिटी के अराउंड। क्योंकि एक तो उनको खुद को नॉलेज नहीं है डिसेबिलिटी राइट्स को लेके। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से लैक ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ सच केसेस होता है, कि इतना ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया जाता इन केसेस को। बट जब मैं इसी रिसर्च के दौरान मैं पुलिस ऑफिशियल से भी मिला, तो पुलिस ऑफिशियल से मिला तो मुझे बहुत ही शॉकिंग चीज पता लगी कि जो एफआईआर होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो हम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं जब भी कोई क्राइम होता है, उसमें डिसेबिलिटी मेंशन करने का कोई कॉलम ही नहीं है। जैसे अगर आप एफआईआर को देखें, एफआईआर के फॉर्मेट को देखें, तो उसमें विक्टिम का नाम, पता, स्थान, घटना का समय, ये सब होता है। लेकिन विक्टिम की डिसेबिलिटी है कि नहीं है, वो उसके बारे में कोई कॉलम नहीं होता। और सबसे इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि विक्टिम की डिसेबिलिटी यहाँ पे पूछी नहीं जाती है कि डिसेबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि मेरे जो जब मैं इसके बारे में रिसर्च भी कर रहा था, तो भी मेरे को ऐसे रिपोर्ट्स मिले जहां पे ये मेंशन किया गया है कि बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स ने, ऑन ड्यूटी, जो पुलिस ऑफिशियल ऑन ड्यूटी था, उसने विक्टिम की डिसेबिलिटी लिखने से मना कर दिया था रिपोर्ट में, एफआईआर रिपोर्ट में। क्यों? क्योंकि विक्टिम के पास अपनी डिसेबिलिटी को प्रमाणित करने के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं था। तो आप अगर ये खुद सोचिए कि, और वो भी तब जब विक्टिम की डिसेबिलिटी सामने दिख रही है, यानी कि अगर मैं व्हील चेयर पे हूं तब भी उनको मेरा वो, या मैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हूं तब भी उनको मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देखना है मेरी रिपोर्ट लिखने से पहले। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ घटना हुई है, तो आप उस मेंटल स्टेट में नहीं होते, उस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। उस टाइम पे आपको क्या याद रहेगा कि हाँ, मुझे अपना डिसेबिलिटी भी सर्टिफिकेट लेके जाना है अपनी रिपोर्ट कराने के लिए, जब भी मैं रिपोर्ट कराने जाती हूँ या जाता हूँ। तो उस टाइम पे उनका माइंडसेट वैसा नहीं होता है कि आप रिपोर्ट कराने के टाइम पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी ध्यान रखा जाए या वो। तो मुझे लगता है कि ये डिसेबिलिटी कॉलम होना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन नहीं की जाती, लेकिन एक एक और अलग से डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एफआईआर होता है विक्टिम की रिपोर्ट्स, विक्टिम की डिटेल्स लेने के लिए, वैसे ही एक डॉक्यूमेंट होता है क्रिमिनल के डिटेल्स लेने के लिए। और उस 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 डॉक्यूमेंट में अक्यूज की डिसेबिलिटी मेंशन की जाती है। उससे मतलब उससे पूछा जाता है कि आपको क्या उसके मतलब पूछा जाए या ना जाए, लेकिन उसकी डिसेबिलिटी मेंशन करने का कॉलम होता है। अब जब मैंने इसकी तह तक जाने की कोशिश की कि ऐसा क्यों, कि मतलब डिसेबल्ड लोगों, मतलब जो विक्टिम है उसकी डिसेबिलिटी नहीं पूछी जाती और अक्यूज की पूछी जाती, तो वो कहते कि अक्यूज ना, लाइक डिसेबिलिटी इज लाइक पहचान, कि आप पहचान करने के लिए कि किसी, अगर कोई जो अक्यूज है उसकी एक उंगली कटी हुई है, या वो एक टांग से वो लंगड़ा है, लंगड़ा के चलता है, या उसकी एक आंख नहीं है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए वो डिसेबिलिटी मेंशन की जाती है। तो मुझे लगा यार ये तो एक तरह से नाइंसाफी है विक्टिम के साथ, कि अक्यूज को ये राइट दिया हुआ है कि तुम्हारी डिसेबिलिटी हम मेंशन करेंगे, चाहे तुम खुद आके पुलिस स्टेशन में अपना बयान दो या ना दो, लेकिन विक्टिम जो आपके पास चल के आ रहा है अपनी रिपोर्ट लिखवाने, उसकी आप डिसेबिलिटी नहीं पूछोगे। तो जब मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश की, तो पुलिस ऑफिसर्स ने ये बताया कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो डिसेबिलिटी है वो मेंशन कर दी जाती है
जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन होता है एफआईआर का, उसमें। लेकिन ये डिसेबिलिटी मेंशन करना ये मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑफिसर टू ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो मेंशन करेगा या नहीं करेगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि ऑफिसर ने नहीं किया तो इट्स नॉट मैंडेटरी। तो मुझे लगता है एक कॉलम आने से वो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी। और ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है कि हालांकि डिसेबिलिटी मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, लेकिन यही डिसेबिलिटी विक्टिम की मेंशन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है तब जब कोर्ट केस होता है। मतलब जब वो केस जो है, जब वो केस है वो एक कोर्ट केस बन जाए, तब जाके विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मेरा ये आर्गुमेंट है कि हर केस जो है कोर्ट केस नहीं बनता है ना। हर हर हर, हर जो विक्टिम है उसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो कोर्ट के चक्कर लगाए और अपना केस मतलब कोर्ट में लड़े। तो तो ये जो चीज है विक्टिम की डिसेबिलिटी, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने अभी बताया, एक और मेरे को बहुत शॉकिंग फाइंडिंग लगी कि जैसे मैंने कहा कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में ये डिसेबिलिटी मेंशन नहीं की जाती, लेकिन जिन केसेस में कर भी दी जाती है, लाइक उसमें पूरा जो घटना का ब्यौरा है उसमें लिखा गया है कि हाँ ये डिसेबल्ड है, ये मेंटली चैलेंज्ड है, ये है वो है विक्टिम, और पूरी अच्छे से रिपोर्ट बना दी जाती है। और वो रिपोर्ट हाईलाइट भी हो जाती है, मीडिया में हाईलाइट हो जाती है, और उसकी पब्लिक डोमेन में भी वो अवेलेबल है। जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हाईलाइट हो चुके हैं और वो इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे उनके बारे में तो वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कैच आता है कि हालांकि वो जो केसेस हैं जिनमें डिसेबिलिटी मेंशन कर दी गई है, वो केसेस हाईलाइट भी हो चुके हैं, पब्लिक में उसके बारे में बात भी हो चुकी है, लेकिन जब आप आरटीआई डालते हो तो वो केसेस उसमें आरटीआई में रिफ्लेक्ट होते ही नहीं। ऐसा ही एक जो इंस्टेंस है मेरे साथ हुआ। तो पंचकूला जहाँ पे मैं रहता हूँ वहां पे ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ कुछ रेप की घटना हुई है, और वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड केस है। उस और भी एक दो केस है उस रेप के घटना के अलावा, और भी एक दो केसेस है जो काफी हाईलाइटेड है और बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया हुआ है। लेकिन जब मैंने हरियाणा पुलिस में ये आरटीआई डाली कि मुझे पिछले 5 साल में कितने केसेस हुए हैं ऐसे डिसेबल्ड लोगों के साथ क्राइम्स के, उसका मुझे डाटा दिया जाए, तो मुझे जो स्टेट क्राइम ब्रांच है पंचकूला की, वहां से मुझे रिप्लाई आता है कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। तो आप ये देखिए कितना कॉन्ट्रडिक्शन है कि केस हाईलाइटेड है, पब्लिक डोमेन में है, तभी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आरटीआई में। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये प्रोविजन आ जाता है कॉलम का एफआईआर में, तो ना केवल डिसेबिलिटी जो हमें ये पता लगेगा कि कितने प्रकार के पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ ये ऐसे क्राइम्स होते हैं, एक डाटा जनरेट होना शुरू हो जाएगा, एक रिकॉर्ड मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ ये चीजें जो है आरटीआई में भी रिफ्लेक्ट करनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करते हैं कि मुझे किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का क्राइम का डाटा चाहिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कितने क्राइम्स हुए, तो अगर मैं ये आरटीआई डालूं तो शायद मुझे वो डाटा मिल भी जाए, है ना। क्योंकि आरटीआई में वो कॉलम होता है स्थान का, जगह का, पता का, तो वो दोनों तरीकों से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ कहाँ वो क्राइम्स हुए और डाटा मिल जाएगा।
बट अगर हम वहीं डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी को लेके आपको कोई भी डाटा नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी की फाइंडिंग थी कि एफआईआर में कॉलम मिसिंग है और एफआईआर में कॉलम होना चाहिए। और दूसरी बड़ी जो एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इस फाइंडिंग को मैं बोलूंगा, और वो ये थी कि मतलब एनसीआरबी के पास जो हम जो जितनी भी जिस मीडिया रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने ये जो रिसर्च एक्चुअली स्टार्ट की थी, उन मीडिया रिपोर्ट्स को ही मतलब वो मीडिया रिपोर्ट्स ही मेरी रिसर्च के कारण कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। और इसका मैं बहुत बड़ा मैं जितना हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है अरमान सर, उनका जितना शुक्रिया अदा करूं इस बारे में उनकी गाइडेंस के लिए, उतना कम है। क्योंकि उन्होंने मुझे बस एक हिंट दिया था, एक छोटा सा सजेशन दिया था कि यार ये देखो, तुम इतनी अच्छी रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हें ये पता है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एनसीआरबी के पास डिसेबिलिटी के रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। बट वो तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती है ना, बट क्या तुम्हारे पास पर्सनली कोई एक ऐसा एविडेंस है जिसके बलबूते पे तुम ये कह सको कि हाँ, उस मीडिया रिपोर्ट्स को, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनको वैलिडेट कर सको कि हाँ ये मीडिया रिपोर्ट्स सच कहती है। तो मैंने कहा यार पॉइंट में बहुत दम है, तो मैंने एनसीआरबी को एक आरटीआई डाली कि मुझे बताया जाए कि डाटा है और पिछले डाटा है और कितना डाटा है। मैंने ये आरटीआई डाली तो मेरे को जवाब आया, और जवाब बहुत शॉकिंग था। और उन्होंने ये जवाब में मुझे ये बताया एनसीआरबी के पास एक्चुअली डाटा है डिसेबल्ड के साथ जो क्राइम्स होते हैं उनके ऊपर, और ये वो डाटा 2017 से मेंटेन कर रहे हैं। और हालांकि डाटा तो है, अब डाटा तो आ गया, लेकिन उस डाटा में भी कुछ नहीं, बहुत सारी खामियां हैं। अब जैसे जो डाटा है वो है रेप केसेस का अगेंस्ट वुमेन विद मेंटल एंड फिजिकल डिसेबिलिटी, है ना। तो पूरा यूटी एंड स्टेट वाइज डाटा है उनके पास। तो बट जो डाटा है उसमें जो दो डिसेबिलिटीज मैंने मेंशन की, फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी, उसमें डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल है कि इसमें से फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कौन से हैं और मेंटल डिसेबिलिटी वाले कौन से, क्योंकि एक ही सेक्शन में दोनों को क्लब कर दिया गया है, तो प्रॉपर डिसेग्रीगेशन नहीं है। और जो डाटा है वो एकदम ना के बराबर है। मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स है सिंगल डिजिट्स में 10 से नीचे के डिजिट्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं इस चीज जो मेरी जो थ्योरी थी कि लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन और लैक ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन, जो इतनी ज्यादा स्टिग्मेटाइजेशन है डिसेबिलिटी के अराउंड, उसके कारण जो लैक ऑफ रिपोर्टिंग होती है वो भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इस चीज में। तो ये मेरी एक थ्योरी तो इससे वैलिडेट हो गई। और इसके बाद मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि इतनी बड़ी मुझे ब्रेक थ्रू मिली। तो उसके बाद मुझे और मोटिवेशन मिली, और मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो जिनके पास ऐसे डाटा होने की पॉसिबिलिटी है, उनको भी हम डाल दिए जाए, जो नेशनल लेवल पे डिपार्टमेंट्स है। तो मैंने एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को भी ऐसी ही एक आरटीआई डाली, जिसमें मैंने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वुमेन विद डिसेबिलिटी का जो केस है, जो केसेस हैं क्राइम्स के, वो मुझे दे दीजिए, मुझे प्रोवाइड किए जाए। तो यहाँ पे बहुत ही आयरनी है या विडंबना कहे कि एनसीआरबी के पास वुमेन से रिलेटेड, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन से रिलेटेड डाटा है, लेकिन एनसीडब्ल्यू के पास
वुमेन विद डिसेबिलिटी का कोई डाटा नहीं है। तो मतलब एनसीआरबी के पास रेप केसेस का डाटा है वुमेन विद डिसेबिलिटी का, लेकिन एनसीडब्ल्यू के पास यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास उनके उनके पास वुमेन का इन जनरल जो डाटा होता है कि देश में स्टेट वाइज और नेचर वाइज कि किस किस तरह के क्राइम्स हुए, उसके बारे में पूरा डाटा है कि इस तरह के क्राइम्स हुए वुमेन्स के साथ, इस स्टेट में हुए, इस ईयर में हुए, ईयर वाइज भी डाटा है। लेकिन हमें उसमें ये नहीं पता लगता कि उसमें से कितने डिसेबल्ड वुमेन है और कितने प्रकार की डिसेबिलिटी थी उनमें। तो जो डिसेबिलिटी की टर्मिनोलॉजी है वो पूरी तरह से उन्होंने एक तरह से दरकिनार की हुई है अपने डाटा में। तो एनसीडब्ल्यू के पास डाटा डिसेबिलिटी को लेकर, वुमेन विद डिसेबिलिटी को लेकर बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी फाइंडिंग मेरे उसमें आई। अब जो लास्ट एक फाइंडिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मैं कहूंगा वो आती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से। तो उनको जैसे मैंने एनसीआरबी को डाला, एनसीडब्ल्यू को डाला आरटीआई, वैसे ही मैंने एनएचआरसी को भी डाला आरटीआई। तो उसमें मैंने आज तक के कितने केसेस हुए हैं ह्यूमन राइट वायलेशन के, क्योंकि जो ह्यूमन राइट वायलेशन है जैसे कि आपको भी पता होगा कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन भी डिसेबिलिटी अब्यूज का पार्ट है। तो मैंने ये डाला कि मेरे को बताया जाए कि आज तक कितने ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस आए हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ। तो उन्होंने शॉकिंगली, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे ऐसा जवाब मिलेगा, बट मुझे मिला और वो काफी सेटिस्फैक्टरी था। उन्होंने मुझे एज वाइज और जेंडर वाइज डाटा ह्यूमन राइट वायलेशन का जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ हुए हैं 2018 से लेके 2022 तक, वो सारा डाटा दे दिया। तो मैंने पिछले 5 साल का डाटा मांगा था एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि 2017 में उनके पास कोई कोड नहीं था जिसके अंडर वो डिसेबिलिटी के केसेस को रजिस्टर कर सके, लेकिन उनके पास 2018 से लेके 2019 तक जो डाटा है वो एज और जेंडर वाइज भी है, मतलब मेल और फीमेल का भी है, और कितने मेल हैं जो कि 18 बिलो है, कितने फीमेल हैं जो 18 अबव है, ऐसे करके उनके पास डाटा है। बहुत अच्छी तरह से डिसएग्रीगेटेड डाटा है। तो जो मैं ये डिसएग्रीगेटेड डाटा की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ इस फेलोशिप, इस रिसर्च के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं उन्होंने रे ऑफ होप मुझे एनसीडब्ल्यू कह रहा हूँ, एनएचआरसी के डाटा में मिली। तो ये कुछ फाइंडिंग्स थी जिनके बारे में मैं शेयर करना चाहता। आपकी की रिकमेंडेशंस क्या है? और अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो रिकमेंडेशन तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि कॉलम तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चलो अगर मैं कहता हूँ कॉलम नहीं भी हो, अगर मतलब कॉलम होना तो बहुत जरूरी है, बट जैसे कि हमें पता है कि एक कॉलम होना इट्स लाइक पासिंग अ लॉ, या और इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है। तो फॉर द टाइम बीइंग, जब तक कॉलम एग्जिस्टेंस में नहीं आता, डेडिकेटेड कॉलम एग्जिस्टेंस में नहीं आता, तो कम से कम जितने भी स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए अपनी सभी पुलिस स्टेशन को कि विक्टिम चाहे आपके पास जो भी आए, चाहे उसकी डिसेबिलिटी आपको दिख रही है या उसकी डिसेबिलिटी नहीं दिख रही, क्योंकि बहुत सारी डिसेबिलिटीज इनविजिबल भी होती, तो चाहे आप उसकी डिसेबिलिटी दिख रही है चाहे नहीं दिख रही, फिर भी आपको रिपोर्ट में उसकी डिसेबिलिटी है या नहीं है वो मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसी गाइडलाइंस टेम्पररी जब तक जब तक वो कॉलम नहीं आता तब तक वो रिकमेंडेशंस, वो गाइडलाइंस पुलिस द्वारा जारी कर देनी चाहिए। और तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो मुझे लगता है कि
पुलिस डिपार्टमेंट और जो इन जनरल पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, दोनों को ही डिसेबिलिटी इश्यूज के बारे में, डिसेबिलिटी राइट्स के बारे में सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि ये जो इतना गैप मैंने जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया कि लैक ऑफ रिपोर्टिंग होती है, डिसेबल्ड लोग जो है अपनी डिसेबिलिटी वो लिख नहीं, उनकी जो एफआईआर में कॉलम है, नहीं जो मतलब जो सॉरी एफआईआर में जो उनकी डिसेबिलिटी, विक्टिम की डिसेबिलिटी मेंशन नहीं की जाती। तो ये सब जो गैप्स हैं जिसके बारे में आज हमने डिस्कस किया, वो गैप सिर्फ इसलिए नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन, उनको सेंसिटाइजेशन नहीं है, उनको सेंसिटाइजेशन नहीं है, ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें मानना चाहिए और उनको भी इस चीज के लिए सेंसिटाइज होना चाहिए, इन इश्यूज पे सेंसिटाइज होना चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी एक सच है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको ही अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता। ऐसी फेलोशिप्स कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनली मैं एज अ पर्सन प्रोफेशनली और पर्सनली इस फेलोशिप में आके बहुत ज्यादा ग्रो किया हूँ। और ऐसी फेलोशिप्स आपको एक रियलिटी से रूबरू कराती है। जब तक आप वो कहते हैं ना, दूर से देखोगे तो आपको सब कुछ बहुत बहुत इजी लगता है, बहुत लगता है कि हाँ ये तो सब बहुत इजी है, ये सेंसिटाइजेशन सेशंस करना, ये एडवोकेसी करना, इसमें क्या ही होता है, सिर्फ जाके ऑफिशियल से बात तो करनी होती है और क्या होता है। बट जब आप इस फील्ड में आते हो, इस सेक्टर में आते हो, इस इन इश्यूज में घुसकर काम करते हो, तो आपको पता लगता है ये सब इतना इजी नहीं है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपको ऑफिशियल्स के अपॉइंटमेंट लेने के लिए कितने महीने वेट करना पड़ता है, और फिर भी उसके बाद वो श्योरिटी नहीं होती कि वो ऑफिशियल आपकी बात सुनेगा भी या नहीं सुनेगा। और एडवोकेसी करने के लिए भी आपको कितने मेहनत करनी पड़ती है, कितना आपको पसीना बहाना पड़ता है, वो आपको ऐसी फेलोशिप्स बताती है, द रियलिटी बिहाइंड द सीन्स, आपको उसका एक क्लियर आइडिया देती है। तो मुझे लगता है ऐसी फेलोशिप्स होना बहुत ही तो वरदान की बात है, और मुझे लगता है मैं बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे ये फेलोशिप का पार्ट बनने का मौका मिला, और ऐसी फेलोशिप्स और भी आनी चाहिए। Thank you so much, Chaitanya. It was really inspiring, informative and exciting conversation. बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल हम आपके साथ हैं। All the very best for your future endeavors. Thank you so much. Thank you so much for having me. तो आज हमने बात की चैतन्य से, जो जावेद अबीदी फेलो हैं, जिन्होंने डिटेल में हमें बताया डिसेबिलिटी अब्यूज के बारे में। उम्मीद है बहुत सारी नई चीजें आपको इस स्टडी से सीखने को मिली। अगले सप्ताह एक और जावेद अबीदी फेलो से मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाइट। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात, और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर, हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। For more information, log on to www.radiodan.com.